In this question, an elastic cord that obeys Hooke's law is stretched along the y-axis in the xy plane of a coordinate frame so that its ends A and B occupy position 0, 2 and 0, -8 respectively. A point of the cord that coincides with the origin is marked by a permanent ink. Let us call this mark C. So this C is this point. Now both the ends are made to move simultaneously. The end A in a positive x direction, this is positive x direction, with constant velocity 1 meter per second, and hand B in the negative y direction with a constant acceleration. So it is moving along the negative y direction downward with constant acceleration. The mark C passes the point 4, -2 to after some time. This point C, which is marked here, is passing through this point. We have to find the acceleration of the end B, and all the coordinates are given in meter. So this elastic cord is something like a spring. So spring का behavior और इस elastic cord का behavior कुछ एक जैसा ही होता है. तो इस प्रॉब्लम पे यहाँ पे आने से पहले थोड़ा सा मैं स्प्रिंग को यहाँ पर स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ एक कंसेप्ट यहाँ पर देख लेते हैं. जैसे सपोज अगर यहाँ पर ये कोई स्प्रिंग है, सपोज दिस इज अ स्प्रिंग जिसका लेट्स से एक एंड फिक्स है यहाँ पर, और इसको एक्सटेंड किया जाता है. सपोज अभी ये नेचुरल लेंथ में है, तो अगर मैं इसके दो पार्ट्स यहाँ पे करता हूँ, लेट्स से कि 1:3 में इसके दो पार्ट्स अगर कर लूँ, दिस लेंथ इज़ 3L/4 एंड दिस लेंथ इज़ L/4. तो अगर ओवरऑल इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो अगर ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, सो वी नो दैट कि यहाँ पर अगर इसका K1 है और इसका अगर K2 है, तो दिस K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 एंड दिस इज इक्वल टू K इंटू द टोटल लेंथ L. तो यहाँ से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2. K1 K2 हम यहाँ से पता कर सकते हैं. K1 तो L1 इज़ 3L/4, K1 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ 4K/3. K2 यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू 4K. तो जो K होते हैं वो K लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. अब इसके बाद अगर इसमें कुछ एक्सटेंशन किया जाता है, सपोज स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन, सपोज इस लेंथ के बाद फर्दर यहाँ पर ये एक्सटेंशन क्रिएट किया गया. सपोज इसमें एक्सटेंशन अगर x के बराबर होता है, तो अगर एक्सटेंशन x के बराबर होता है तो पूरे स्प्रिंग में जो फोर्स है वो स्प्रिंग में फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, kx. सो दिस इज द फोर्स इन द स्प्रिंग kx. अब जो इतना पार्ट है, सपोज मैं इसको नाम देता हूँ, दिस इज A, दिस इज B एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज C. तो जो ए बी पार्ट है देयर विल बी सम एक्सटेंशन ए बी पार्ट. जो बी सी पार्ट है उसमें कुछ एक्सटेंशन होगा. टोटल मिलाकर जो एक्सटेंशन होगा वो यहाँ पर ये x के बराबर हो जाएगा. तो सपोज एक्सटेंशन रिस्पेक्टिवली इसमें x1 है और इसमें सपोज ये जो पार्ट है इसमें एक्सटेंशन यहाँ पर x2 है. तो ऑब्वियस है कि फोर्सेज आर इक्वल. तो अगर मैं K1 इतनी स्प्रिंग को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, दिस मच स्प्रिंग, सपोज ये वहाँ तक की स्प्रिंग है, ए बी तक की स्प्रिंग, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो K1 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा और इसमें जो फोर्स डेवलप होगा वो होगा K1 इंटू x1. अगर मैं सिर्फ इसके हिसाब से लिखता हूँ K1 के हिसाब से, अदरवाइज तो फोर्स Kx के बराबर होगा. दिस Kx इज इक्वल टू K1 x1. और सपोज इसमें जो एक्सटेंशन है वो x2 है. ये जो पार्ट है BC पार्ट, उसमें लेंथ में इंक्रीमेंट x2 है, तो दैट इज K2 इंटू x2. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि K1/K2 दिस इज इक्वल टू x2/x1 एंड दिस इज इक्वल टू L2/L1. यानी जो लेंथ का रेशियो है वही एक्सटेंशन का भी रेशियो होगा. ठीक है, द सेम रेशियो फॉर एक्सटेंशन ऑल्सो. तो इस पार्ट में जो एक्सटेंशन है और इस पार्ट में जो एक्सटेंशन है उसमें एक्सटेंशन का रेशियो उनकी जो नेचुरल लेंथ थी इनिशियली उसके रेशियो में ही यहाँ पर आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब x1/x2, ये L1/L2 यहाँ पर मैं 3 ले रखा है और x1/x2 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 3. यानी कि टोटल अगर एक्सटेंशन x हुआ है तो ये जो x1 है ये 3x/4 हो जाएगा और ये जो x2 है ये x/4 हो जाएगा. ओवरऑल एक्सटेंशन विल बी इक्वल टू x. तो ये जो लेंथ AB है और जो लेंथ BC है, ठीक है, इसमें रेशो 3:1 था जब नेचुरल लेंथ में था, और जब एक्सटेंशन भी हो गया है तो लेंथ का रेशो अगर देखें तो 3L/4 प्लस 3x/4 डिवाइडेड बाय दिस इज L/4 प्लस x/4. तो जो लेंथ का रेशो है वो लेंथ का रेशो अभी भी 3 के इक्वल ही आ रहा है. ठीक है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो भी यहाँ पर रेशोज़ हैं, यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंसेज हैं जैसे AB/BC,
तो जब नेचुरल लेंथ में है तब भी ए बी बाई बी सी उतना ही होगा, और जब ये एक्सटेंडेड है या कंप्रेस्ड है तो उस केस में भी ए बी बाई बी सी रेशो विल बी सेम, ठीक है। तो दिस फैक्ट वी हैव टू यूज़ इन दिस क्वेश्चन। तो सपोज़ यहाँ पर अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, और इसमें जो ए है, लेट्स से कि जो ये पॉइंट है ए, वो यहाँ कहीं मूव करके पहुँच गया है, क्योंकि इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एज गिवन इन दिस प्रॉब्लम, कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो लेट्स से जो ए है वो मूव करके यहाँ कहीं पहुँच गया, और जो बी है, तो बी का जो मूवमेंट है दैट इज़ गिवन कि ये इट इज़ मूविंग along the negative y direction। तो b is moving along the negative y direction। तो सपोज ये मूव करके लेट्स से यहाँ कहीं पहुँच गया, इट इज़ समवेयर हियर, और इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन द न्यू पोजिशंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो दिस इज़ न्यू पोजिशन ऑफ बी एंड दिस इज़ न्यू पोजिशन ऑफ ए, एंड आई एम गोइंग टू ज्वाइन दिस टू। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद में इट इज़ लाइक दिस। तो जो ये इलास्टिक कॉर्ड है, इलास्टिक कॉर्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगी। और सपोज जो हमारा ये सी पॉइंट है, दिस सी पॉइंट जो यहाँ पे इनिशियली यहाँ कहीं पे था, तो सी पॉइंट इज लेट्स से समवेयर हियर। जो सी पॉइंट है वो यहाँ कहीं पहुँच गया है। जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे बताया गया दिस इज़ 4, -2। तो सी पॉइंट इज समवेयर हियर। तो अगर मैं इन तीनों के पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पे दिखाऊँ, तो जैसे मैंने ये जो एरो यहाँ पे बनाया है, तो दिस इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ सी नाउ। अगर मेरे को ए का पोजीशन वेक्टर दिखाना है तो दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हियर। अगर मेरे को बी का पोजीशन वेक्टर दिखाना है तो दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हियर, ठीक है। सो दिस आर द पोजीशन वेक्टर्स। दिस इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, एंड दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। और मेरा कहना यहाँ पर ये है कि जैसे इनिशियली अगर मैं देखूँ तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 2, और ये जो डिस्टेंस यहाँ पर थी बी तक के लिए इनिशियली, ठीक है, दिस डिस्टेंस वाज 8। तो ये जो ए सी बाई सी बी है, ए सी बाई सी बी दिस इज़ 2/8, दिस इज़ 1/4। तो ये रेशो दिस विल बी मेंटेन्ड ऑलवेज। ये रेशो हमेशा यहाँ पर इसमें मेंटेन रहने वाला है। तो ए सी बाई सी बी दिस इज़ 1/4 ऑलवेज। तो यहाँ पर भी इनिशियली वैसा था, और यहाँ पर भी ए सी अपॉन सी बी दिस रेशो विल बी मेंटेन, दिस इज़ 1/4। अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे हाउ दिस इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हो सकता है कि ए को किसी ग्रुप में रख दिया गया हो, और उस ग्रुप में इट इज़ कंस्टेंट टू मूव लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारी हेडेक नहीं है कि ये किस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ पे क्यों मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। देयर विल बी सम अरेंजमेंट जिससे कि यहाँ पर इस तरीके से अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा हो, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन में हमें दिया गया उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रोसीड। तो ए सी बाई सी बी दिस इज़ दिस मच। तो अब मुझे यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, मुझे एक तरीके से आर सी पता है यहाँ पे कि आर सी की जो वैल्यू है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट दैट इज़ 4i कैप -2j कैप। कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता है तो उससे, और सी ऑरिजिन था यहाँ पर, दिस पॉइंट वाज ऑरिजिन इनिशियली। तो ये आर सी मेरे को आइडिया लग गया कि 4i कैप -2j कैप होगा। अब जो ए है यहाँ पे, तो ए का जो पोजिशन वेक्टर है, तो ए का पोजिशन वेक्टर सपोज टी टाइम पे ऐसा होता है। लेट अस अज्यूम कि टी इज़ इक्वल टू 0 था यहाँ पर जब ये यहाँ पे था, और टी इज़ इक्वल टू टी। तो ए का जो मोमेंट है वो कितना हो जाएगा अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, 1 इंटू टी। तो 1 इंटू टी मोमेंट हो जाएगा। तो ए का जो यहाँ पर पोजिशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा टी आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 इंटू टी, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका कोऑर्डिनेट 2 रहेगा। तो टी आई कैप प्लस 2 जे कैप। सो दिस विल बी फॉर ए, एंड व्हाट इज़ फॉर बी। बी ऑलरेडी, बी का जो यहाँ पर था कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट एट वाज -8, और उसमें इतना अमाउंट और इंक्रीज़ कर जाएगा दैट विल बी हाफ ए टी स्क्वायर। सपोज बी का जो एक्सेलरेशन है वो ए के इक्वल है, तो दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज़ हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो बी का यहाँ पर पोजिशन वेक्टर है दैट विल बी माइनस ऑफ 8 + हाफ ए टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो ये सभी के पोजिशन वेक्टर्स आ गए। अब यहाँ पर ये रेशो जो है ये 1, और यहाँ पर ये 4, ये रेशो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो किसी भी इस तरीके का जो यहाँ पर ये सी पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर मैं लिख सकता हूँ सेक्शन फॉर्मूले का वी कैन यूज़, कि अगर यहाँ पर ये लेट्स से दिस इज़ ऑरिजिन, और यहाँ पर ये सपोज़ ये 2 पॉइंट्स हैं, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, और बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट है
जो कि रेशो में डिवाइड कर रहा है m रेशो n। सपोज दिस पोजीशन वेक्टर इज़ a एंड दिस पोजीशन वेक्टर इज़ b, और सपोज ये r मेरे को पता करना है, तो ये डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए कि दिस r इज़ इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू, तो दिस इज़ mx2, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है उसी तरीके से mb प्लस na डिवाइड बाई m प्लस n हो जाएगा ये। तो उसका मैं यहाँ पर आई एम गोइंग टू यूज़, तो RC, देयर कैन बी अनदर मैथमेटिकल वेज टू डू दिस, सो आई एम डूइंग लाइक दिस। सो RC इज इक्वल टू, तो RC जब मैं लिखूँगा यहाँ पर ये 4 है, तो 4 विल गो विथ RA, सो इट विल बी 4RA and this 1 will go with this RB, so this is 1 into RB, that is RB only, that divide by 5. Let us compare on both the sides, तो 5 को मैं इधर ले जाता हूँ, तो 5 and RC is what? RC is 4I cap minus 2J cap, 4RA, RA is what? TI cap plus 2J cap plus RB, and RB is what? Minus of 8 plus half 80 square J cap, this whole is J cap. Now compare the coefficients of I cap and J cap on both the sides. अगर मैं I cap को compare करूँ तो I cap इस साइड में 20 होगा और I cap इस साइड में कितना हो जाएगा, तो I cap सिर्फ यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पे आ रहा है, तो इट इज़ 4t, so t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स के बाद में इस तरीके का होगा यहाँ पर ये, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मैं J cap को कंपेयर करूँ तो ऑन दी LHS J cap इज़ -10, J cap -10 यहाँ पर, और ऑन दी RHS आप देखोगे 4 into 2 8 J cap माइनस एट जे कैप, दिस विल बी कैंसल्ड, तो सिर्फ जो बचेगा यहाँ पर दैट विल बी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, सो माइनस विल गो फ्रॉम हियर, टी वी नो, सो दिस इज 10, दिस इज हाफ ए टी स्क्वायर इज 25, so this a is going to be 20 divided by 25, which is going to be 0.8 meter per second square. So this is the required answer for acceleration of d.